सीधे आपको लोकसभा की कार्रवाई के लिए ले चलते हैं जहां पर वोटिंग हो चुकी है। संविधान है आर्टिकल 368 के तहत इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वे उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई से लेकर गरिमापूर्ण जीवन तक यही हमारा सामाजिक न्याय, जिसकी कल्पना कभी बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने की थी कि हमें नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देना होगा। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के माध्यम से जब गर्भवती महिला को पोषण मिलता है तो आने वाला भविष्य भी संवरता है। मैटरनिटी अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जाता है तो पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति का समय मिलता है। सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं को जब स्थायी कमीशन प्रदान करने से राष्ट्र सेवा में डिफेंस फोर्सेज का अभिन्न हिस्सा बनती है तो महिलाएं सशक्त होने का एहसास महसूस करती है। इसी प्रकार हम आर्थिक न्याय की बात करें, मैंने अभी तक सामाजिक न्याय की बात करी, अब मैं आर्थिक न्याय की बात करता हूं। अगर आर्थिक न्याय की बात करें तो योजनाएं पहले भी बनी, लेकिन जब मोदी जी आते हैं 2014 में तो इन योजनाओं के क्रियान्वयन में और परिणाम में विजिबल चेंज नजर आता है। महिलाओं के लिए जनधन खाते, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी, मुद्रा योजना में तो 60% से ज्यादा महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और समर्थ बन रही है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टार्टअप के संचालन में स्वयं निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनकर आर्थिक योजना में सहभागिता दे रही है। अध्यक्ष महोदय, ये सब क्यों संभव हो पाया? ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये उस दृढ़ इच्छा शक्ति और पवित्र भावना का परिणाम है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मातृशक्ति के लिए रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास नियत भी है, नीति भी हो और मोदी जी जैसे सशक्त नेता भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम राजनीतिक न्याय की बात करें, अभी मैंने सामाजिक न्याय की बात करी, आर्थिक न्याय की बात करी और राजनीतिक न्याय की बात, ये संविधान का जो हमारा प्रीएम्बल है उसी में उल्लेखित है। अध्यक्ष जी, पहला शब्द ही न्याय है। तो हम राजनीतिक न्याय की बात करें तो सर्वप्रथम हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने महिलाओं को राइट टू वोट का अधिकार दिया। ये राजनीतिक न्याय है सर, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदारी की और बड़ा कदम बढ़ाया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को लेकर ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जो 1927 में, ये 100 साल का संघर्ष है सर, 1927 में पुणे में आयोजित हुई थी। 1931 तक सभी को वैक्स मताधिकार की मांग की गई थी, जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में साकार रूप दिया गया। राइट टू वोट महिलाओं को। बाबा साहब का कहना था, आई कोट, आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ ए कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ ए प्रोग्रेस विच वुमेन हैव अचीव्ड। अर्थात मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, यहां एक विषय और उल्लेखनीय है कि जहां भारत में बाबा साहब ने आजादी के तुरंत बाद महिलाओं को समान मताधिकार उपलब्ध कराया,
वहां दुनिया में, जो विकसित कही जाने वाली दुनिया में, लंबे समय तक महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। मैं इंग्लैंड का उदाहरण देता हूं, यूके का उदाहरण देता हूं अध्यक्ष जी, यूएस का। यूएस 1776 में आजाद हुआ, लेकिन महिलाओं को मताधिकार मिलने में कितने साल लगे? 144 वर्ष। और यूनाइटेड किंगडम, इसमें तो 1918 में महिलाओं को मताधिकार दिया, लेकिन लिमिटेड कर दिया कि जो महिलाएं 30 साल से उम्र के अधिक हो या जिनका पति प्रॉपर्टी से संबंधित क्वालिफिकेशन रखता हो, उसको दिया। और उसके 10 साल बाद 1928 में द इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट के माध्यम से 21 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को समान मताधिकार मिला। राइट टू रिप्रेजेंटेशन बाबा साहब का मूल वाक्य हुआ करता था। आज हमारे यशस्वी, तपस्वी, कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसी दिशा में सोच रहे हैं। इसी कारण मातृशक्ति को नीति निर्माण में भागीदार बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिल पेश हुए हैं। ये बिल महिलाओं के समान भागीदारी के पॉलिटिकल जस्टिस को पूरा करेगा। सर, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात प्रस्तावना में तो खूब कही गई है, लेकिन लोगों ने उसको लागू करने का प्रयास नहीं किया। अगर लागू करने का प्रयास किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से बिल के प्रावधानों के विषय में सदन को थोड़ा अवगत कराना चाहता हूं। जब आजादी के 75 वर्ष के बाद अमृतकाल के युग में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन में पहले बिल के रूप में 18 से 21 सितंबर 2023 को विशेष सत्र के माध्यम से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाकर लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करके लोकतंत्र को पुष्पित व पल्लवित करने का अभिनव कार्य किया है। आज उसी श्रृंखला में हम ये अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। इसी संसद में 17वीं लोकसभा के दौरान 18 से 21 सितंबर 2023 को आयोजित विशेष सत्र में पारित की गई द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम नारी शक्ति वंदन कहते हैं, और जिसको 28 सितंबर को राष्ट्रपति जी ने अनुमोदित किया। इसके माध्यम से संविधान के आर्टिकल 330 ए, 332 ए, 334 ए को इंसर्ट किया गया था तथा आर्टिकल 239 AA में अमेंडमेंट किया गया था, ताकि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं तथा एनसीटी दिल्ली की असेंबली में भी लगभग 1/3 सीटें नारी शक्ति के लिए आरक्षित की जा सके। इस संबंध में सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष में अन्य दल के नेताओं ने अनुरोध किया था कि इस वुमेन रिजर्वेशन बिल का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी किया जाए। हालांकि जो प्रोविजन 2023 के संविधान संशोधन में किए गए थे, उसके अनुसार ये महिला आरक्षण तभी ऑपरेटिव होना प्रस्तावित था जब इस एक्ट के लागू होने के बाद पहली रिलेवेंट सेंसस 2026 की जनगणना के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा किया जाए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महिलाओं के लिए आरक्षण तब तक लागू नहीं किया जा सकता था जब तक 2026 के बाद प्रकाशित होने वाली सेंसस फिगर के आधार पर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज नहीं की जाती। अगली सेंसस और उसके बाद की डीलिमिटेशन प्रक्रिया में अभी पर्याप्त समय लगेगा, जिससे वुमेन की इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में डिले होगा। इसलिए अध्यक्ष जी, आज जो हम ये अमेंडमेंट लेकर के आ रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो आरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से हैं। इसके लिए संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, 82, 172, 330, 332 और 33A में संशोधन का प्रस्ताव है, जो बिल में साफ साफ उल्लेखित है। द कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 लोकसभा तथा विधानसभा महिलाओं के लिए लगभग 1/3 सीटों का रिजर्वेशन, जिसमें SC/ST भी शामिल हैं, प्रदान किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि सरकार का उद्देश्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का वर्तमान में उपलब्ध सीटों के अतिरिक्त इन एडिशन टू और ओवर एंड अबव रखना है, न कि वर्तमान अलोकेशन ऑफ सीट को प्रभावित करना। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि महिला सीटों हेतु किया जा रहा आरक्षण हॉरिजेंटल यानी कुल सीटों में से 33% होने के साथ साथ वर्टिकल भी है, अर्थात SC और ST के लिए रिजर्व सीटों में भी 33% सीटें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पूरे देश में एक समान और न्याय संगत तरीके से महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के रिजर्वेशन को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक होगा कि लोकसभा में वर्तमान सीटों के अतिरिक्त कुल सीटों की संख्या में समान रूप से 50% की वृद्धि की जाए। तो अब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब को सुन रहे थे। लोकसभा में वो